सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। जैसे कि आपको पता है कि थ्योरी की क्लासेस आपकी डेली यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती हैं। तो जैसे ही शाम के 3 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में आप लोग तैयार रहें। आज अपन का जो टॉपिक है वो है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। यानी कि ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो बिना कंसिडरेशंस के बन जाता है। कंसिडरेशन रहता है कि किस मुद्दे पर है और एक्सेप्टेंस की कंडीशंस क्या है, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन एग्रीमेंट, तो इसके बारे में मैं एग्रीमेंट के बारे में पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। मैंने सब बच्चों के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट भी तैयार करवा दी है। आप सभी सेपरेट प्लेलिस्ट को देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी तैयारी करिए। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्रीमेंट का मतलब होता है व्हेन टू और मोर पर्सन आपस में किसी काम को करने या ना करने के बारे में एक दूसरे के समक्ष कोई प्रस्ताव रखते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लें। मान लीजिए ए ने बी को कहा कि भाई मेरा ये पुराना स्कूटर है, इसे तू खरीद ले। तो वो हुआ प्रस्ताव, लेकिन बी उसमें हाँ करता है या ना करता है। ठीक है, बी कहता है ठीक है मैं इसे इतने रुपए में ले लूँगा। तो कुछ दिन का वादा होता है, तो वो एग्रीमेंट होगा। जैसे हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, वो भी एग्रीमेंट होता है। लेकिन एग्रीमेंट की खास बात ये है कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। एक शब्द आता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही होता है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसमें लीगल प्रोसीजर आ जाता है, और जब तक लीगल प्रोसीजर नहीं आता वो एग्रीमेंट ही रहता है। तो आज का टॉपिक है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। एवरी एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल एट लॉ मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैलिड कंसिडरेशन। अगर कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ होगा, इसका मतलब होता है कानूनी रूप से प्रतिबद्ध होगा, उसके लिए जरूरी है उसका वैलिड कंसिडरेशन होना। वैलिड कंसिडरेशन का मतलब है किस काम के लिए आप एग्रीमेंट भर रहे हो, वो भी बहुत जरूरी है। जो कंपनी जो बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 25 है, उसमें कहना ये है कंसिडरेशन के बिना कोई अगर एग्रीमेंट होता है तो वो ये सारे होते हैं। चलिए नंबर 1, लव, नेचर, लव एंड अफेक्शंस। मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हुआ बिना कंसिडरेशंस के और राइटिंग रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या होता है जी? वो होता है पार्टीज के स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन इन ईच अदर। मान लीजिए नेचर लव में दो जने एक दूसरे के अफेक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक एग्रीमेंट है, लेकिन उसके लिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई उसकी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बिना किसी कॉन्सिडरेशन के हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप में रहते हैं वो हमारा ये रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए ने नेचर लव और अफेक्शंस के लिए प्रॉमिस किया अपने लड़के को 1,000 रुपए के लिए। A put his promise to be into writing and registered it. So this is a contract. सिंपल सी बात है। ए ने अपने लड़के को 1,000 रुपए देने का वादा किया, तो वो एग्रीमेंट होगा विदाउट एनी कंसिडरेशन। अगर वो उसे लिख कर देते कि मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, साइन करता हूँ, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझ में आ गई? और जब तक वो लिखता नहीं तो वो एग्रीमेंट बनेगा विदाउट कंसिडरेशन। सेकंड आता है कंपनसेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड। मान लीजिए कोई सर्विस है, उस पर आपको कंपनसेशन बनता है। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन में बी वैलिड इफ इट इज ए प्रॉमिस टू compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally committable। सिंपल सी बात है, मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ए ने फाइंड किया बी पर्स एंड गिव इट टू मी। ए ने बी का जो पर्स है वो ढूंढा और उसे दे दिया। बी ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 50 रुपए दूंगा। तो क्या होगा? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। होंगे ना बात? तो ये होता है कि अगर कोई काम किया उसका कंपनसेशन बनता है तो। अब कल को बी उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और बी को वो पैसे जो है उसे देने पड़ेंगे। आगे समझ में? जी। This clause does not apply to promise to pay time barred debt of third persons। इन सब चीज जैसे टाइम बैरर क्या होता है? A promise to pay a time barred debt is also unforceable, but the promise must be in writing and signed by the promiser। ए ने बी से पैसे उधार लिए और बी कहता है मैं तुम्हें इतने समय के बाद दे दूंगा, और वो अगर नहीं देता तो वो फिर क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बट उसके लिए जरूरी है कि वो रिटर्न में हो। आगे बात समझ में? The cause don't be applied to promise to pay time bearer debt of third person। It is restricted to the promiser who is himself liable for the debt। So there is a Hindu son agreed to pay his deceased father। एक हिंदू का लड़का जो अपने बीमार पिता को
टाइम बेरर डेब्ट्स के लिए बोलता है देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी फॉर द सन, ठीक है, फॉर इट इज ओनली द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज इन हिज हैंड दैट इज आंसरेबल फॉर द डेब्ट्स। सिंपल सी बात है, अगर क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में है, उसके फादर की, उसकी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी है, उसमें से अगर वो खर्च भी करता है तो वो उसके लिए लायबल नहीं। मैं इसका एग्जांपल भी आपको देता हूँ। डी ओवेज पी, यानी कि डी जो है वो पी का जो है कर्जदार है, 1000 रुपए लिए, बट द डेप्ट इज बेयर्ड बाय लिमिटेशंस एक्ट। डी साइन ए रिटर्न प्रॉमिस टू बी 500 ऑन अकाउंट ऑफ द डेप्ट, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, अगर ए ने डी ने पी से उधार लिए और वो पैसे, एक बात हुई ओरली, अगर डी साइन करके देता है कि मैं आपको 500 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा या आपको दे दूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जब तक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, जब तक वो रिटर्न में ना हो। ये जो सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ, आधे बच्चों के सिर के ऊपर से चला जाता है, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आप इसके एग्जाम्पल्स को पर्टिकुलरली समझोगे। और मैं हर एक टॉपिक का आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक मैंने बताया लव एंड अफेक्शंस में जो रहता है वो, उसके लिए कॉन्सिडरेशन की जरूरत नहीं है। एक टाइम बैरड पेमेंट्स के लिए जरूरत नहीं है, कंपनसेशन के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आता है जिसमें हम कहते हैं बच्चों, ये आ गया 4th नंबर पे, कंप्लीटेड गिफ्ट। Explanation 1 to section 25 provide that the rule no consideration no contact, सिंपल सी बात है, shall not affect the validity of any gift uh, actually made between the donor and the donee। मान लीजिए ए बी को कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, तो ए ने बी को कोई गिफ्ट देने का वादा किया और ए ने उसे गिफ्ट नहीं दिया, तो क्या उस बारे में उसको कोई केस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो, उसके लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो उसके अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। एजेंसी की बात कर लेते हैं, है ना, ये सेक्शन 85 में आता है एजेंसी के बारे में। देयर इज वन मोर एक्सेप्शन इन द जनरल रूल, इट इज गिवन इन सेक्शन 185 which says that no consideration needed to create an agency। अगर कुछ लोग मिलकर कोई एजेंसी तैयार करते हैं तो उसके लिए जरूरत नहीं है कि आप आपस में कोई एग्रीमेंट करें, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो बहुत बार हमें पता नहीं होता कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना। तो एग्रीमेंट आप ओरल भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को आपको रिटर्न करना पड़ेगा। एग्रीमेंट आप किसी बात में कर सकते हो, मैं बी को मारना चाहता हूँ चाकू, इस पे एग्रीमेंट हो सकता है ओरली, लेकिन लीगली कैसे, तो ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता ना। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जहां पर ना आप एग्रीमेंट कर सकते, जहां पर ना कर सकते, जैसे, हाँ, ये शादी होती है, agreement is restraint of marriage, every individual enjoy the freedom the marry, and so according to section 26 of the company contract act, every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void। सिंपल सी बात है, अगर किसी दो जनों की शादी होती है तो वो उसकी बिल्कुल एग्रीमेंट हो ही जाता है, ठीक है। और लेकिन ये सब तब वैलिड नहीं होगा अगर, अगर शादी करने वाले कैसे हैं, नाबालिग हैं, वो माइनर है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, ए एग्री करता है बी के साथ फॉर गुड कॉन्सिडरेशन दैट द विल नॉट मैरी सी। ए बी से कहता है कि मैं सी के साथ मैरी नहीं करूंगा, इट इज ए वॉइड एग्रीमेंट, सिंपल सी बात है। इट मे बी नोटेड दैट एन एग्रीमेंट विच प्रोवाइड फॉर ए पेनल्टी अपॉन री मैरिज मे नॉट बी कंसिडरेशन एज ए रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। अगर बाद में वो उससे शादी कर लेता है तो क्या उसे कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो चीजें यहाँ पर है। वैसे ये बहुत डीप टॉपिक है, मैं इस पर ज्यादा नहीं लेना चाहता, बस आपको एक टॉपिक जो आज का था मैंने वो खत्म कर दिया कि ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जिसके लिए कॉन्सिडरेशन की जरूरत नहीं होती। तो ये मैंने आपको 5 बताए हैं, आप दोबारा से देख लीजिए, नेचर, लव एंड अफेक्शन, और जो कंपनसेशन सर्विस रेंडर में, टाइम बेरर डेब्ट्स, और उसके अलावा जो कंप्लीटेड गिफ्ट होता है, और एजेंसी, ठीक है बच्चों। शॉर्ट में आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है। कल मिलेंगे आपको एक अगले टॉपिक के साथ, और कल मैं जो आपका टॉपिक लेने वाला हूँ वो बाकी में ही बहुत बढ़िया टॉपिक है सब, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पहले लेंगे, ठीक है जी। एग्रीमेंट में बच्चे कभी कभी बोर हो जाते हैं इस टॉपिक में कि सर क्या है ये, कुछ नया बताओ, इसलिए हमें सबसे पहले वो टॉपिक लेने पड़ते हैं कि आप सब लोग, जी। चलिए तो, हाँ, एक टॉपिक जो हम लेंगे चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।